दोस्तों सलाम कबूल करें। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं न्यूट्रल एंगल से जो मुझे दुनिया नज़र आती है उस पर बात करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रजब तैयब अर्दोगान की जो हार हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, यानी जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं, जहां से कभी रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, उसी इलेक्शन में बड़ी हार हुई है रजब तैयब अर्दोगान की। इसके पीछे क्या मानसिकताएं हो सकती हैं? क्या सिर्फ रजब तैयब अर्दोगान को आर्थिक कारणों की वजह से लोगों ने दरकिनार किया, या इसके पीछे और भी कुछ और भी है? यानी धार्मिक जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, धार्मिक कमिटमेंट किए गए और एक मुस्लिम जगत का लीडर बनने का जो अज़्म दिखाया रजब तैयब अर्दोगान ने, और उसके बाद जब लोगों के सामने कुछ और आया, वो कुछ और आया, इस पर बात करूँगा। वो क्या था जिसकी वजह से शायद ये चीज़ें बदल सकती हैं। हालांकि दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट में आपको मिलेगा कि वो बता रहे होंगे कि वो आर्थिक निज़ाम को नहीं संभाल पाया, मॉडर्न कंट्रीज़ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। इसमें मेरा एक अलग एंगल है, उस पर मैं थोड़ा देर में आता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं गाज़ा की सूरत हाल की। गाज़ा की सूरत हाल बिल्कुल आप जानते हैं कि दयनीय बनी हुई है। हमास लगातार लड़ रहा है और यहाँ तक कि जो मरकबा टैंक और तमाम जितनी भी गाड़ियाँ या अमेरिकन जो हथियार वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, उस पर मुकाबला छापामार कार्रवाई के तहत कर रहा है। सुरंगों से निकलता है, डिस्ट्रॉय करता है और फिर या तो खंडरों में या सुरंगों में वापस चला जाता है। मगर यहाँ फंसी हुई है आम जनता, जिस आम जनता को जिसमें जो 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, उनमें 73% बच्चे और महिलाएं हैं। आखिर क्यों इजराइल जो है सिर्फ बच्चों और महिलाओं को जानबूझकर, अस्पतालों को, स्पिरिचुअल प्लेसेस को क्यों निशाना बनाता है? इसके पीछे हम एक लंबी सीरीज के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये साइकोलॉजिकल गेम क्यों कंडक्ट करता है इजराइल। हालांकि वो हमास से जीत नहीं पा रहा है, हिजबुल्लाह से जीत नहीं पा रहा। हूतीस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, जिसमें ईरान का, रशिया का और चीन का समर्थन उन्हें प्राप्त हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में लाल सागर की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। और चूंकि इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रशिया इसलिए कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो 3.6% ग्रोथ कर रही है, जबकि इस युद्ध को जब यूक्रेन के तौर पर प्लान किया गया था अमेरिका द्वारा, अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा, ये दोस्तों ये था कि रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी, रशिया को बिल्कुल एक किनारे में फंसा दिया जाएगा और उसके बाद हम चीन से निपट लेंगे। क्योंकि एक्स जो CIA चीफ है, उसने जो एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कोशिश की है बताने की कि अब हमें क्या करना चाहिए, यानी पश्चिमी जगत को क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें रशिया को बिल्कुल एक किनारे पर लाकर अभी चीन से निपटने का वक्त आ गया है। यानी एक ख्याली पुलाव जो CIA बनाता आया है, जिसमें रूस का भी वो क्योंकि एक लंबे समय से थे और इन लोगों ने एक लंबा प्लान किया था, किसी तरह से रूस को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया जाए, यूक्रेन में फंसा दिया जाए, और उसके बाद जो ग्लोबल साउथ ग्रो कर रहा है, जिसमें चाइना, भारत और तमाम ग्लोबल साउथ शामिल है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि पश्चिमी जगत का, अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बाज़ार हैं वो जिंदा रहें। ये सूरत हाल में पश्चिमी जगत बिल्कुल नाकाम हो चुका है, क्योंकि लगभग सफाया यूक्रेन में कर चुका है रशिया, और जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सबको डिस्ट्रॉय करते हुए चला जा रहा है। यानी पश्चिमी जगत के जो हथियार थे, वो हथियारों का बाजार लगभग एक्सपोज हो चुका है यूक्रेन वॉर में। अब सिर्फ बड़े हथियार बचे हैं। बड़े हथियारों का ज़ख़ीरा और हाई प्रोडक्शन जो है रूस में जारी है। इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि वो किस तरह की प्रोडक्शन जारी है और पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर उसका क्यों मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि रूस अभी स्लो एंड स्टडी जो उसकी एक स्ट्रैटेजी रही है, पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एक लंबी युद्ध जो है लड़ी थी USSR ने, और फिर वो लड़ते हुए बर्लिन तक गया था, उसके टुकड़े किए थे, फिर फ्रांस तक जा पहुंचा था। तो कुल मिलाकर वो अपनी एक युद्ध नीति है उसके तहत चल रहा है। यहाँ पश्चिमी जगत दोबारा से रिकैलकुलेट करने की ये कोशिश कर रहा है अभी भी कि किस तरीके से चाइना को और उसके बढ़ते हुए कदम को रोका जा सके, जिसे
उलझाए रखने के लिए मेरे ख्याल से गाज़ा की जो सूरत हाल है वो बेहद अहम हो जाती है रशिया के लिए, ताकि इसको और लंबा एस्केलेट करे और इसको खींचता रहे, ताकि इजराइल को किसी तरह बचाने के लिए या इजराइल को लड़ाते रखने के लिए, उसके वजूद को बनाए रखने के लिए, जिसके ज़रिए पूरे अरब जगत पर कंट्रोल करता है पश्चिमी जगत, उसे किसी तरीके से हारने न दिया जाए। इसके लिए पश्चिमी जगत की मजबूरी है। यूक्रेन से पूरा फोकस हट के जो है वो आ चुका है गाज़ा पर। अब गाज़ा पे हम एक ये जो डिप्लोमेटिक दुनिया है उसकी अपनी युद्ध नीति रणनीति है वो कैसे चल रही है, जिसमें आर्थिक निज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर दोस्तों यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, जब हम रजब तैयब अर्दगान पे भी आएंगे, रजब तैयब अर्दगान की पॉलिसी कहीं मोदी जी के कमिटमेंट और अर्दगान के जो कमिटमेंट है वो कहीं मैच करेंगे, तो कहीं मोदी जी का भी अर्दगान जैसा हाल ना हो जाए। इस पर फिर एक बार आखिर में आता हूँ, मगर इससे पहले इसे पूरा कर लेता हूँ कि गाज़ा के मुसलमान और मुस्लिम देश ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों लेबनान के एक प्रोफेसर ने एक आर्टिकल लिखा है, बल्कि ये कहें कि एक इंटरव्यू दिया है रशियन एजेंसी को, जिसमें उसने वाजे करने की कोशिश की है कि किस तरह जो है अभी भी गाज़ा की स्थिति अस्पष्ट है। उसका कारण अमेरिका या फिर फ़लस्तीनी या फिर इजराइल नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम जगत का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका वो भी ये भी जिक्र करते हैं, याद दिलाते हैं। बाकी जो बाइडन ने जिस तरीके से एतराफ़ किया है कि जो बाइडन अपने चुनावी इंटरव्यू में भी ये बात कई बार कह चुके हैं, और फिर उन्होंने दोहराया है कि हमारे साथ, हम मुस्लिम जगत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और तमाम मुस्लिम देश, तमाम अरब देश, मुस्लिम नहीं, तमाम अरब देश जो है हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वो इजराइल को मान्यता देने के लिए आतुर हैं। मगर यहाँ जो प्रोफेसर अपनी बात को याद दिलाते हैं, मैं भी ये देखता हूँ कि अगर सऊदी अरब के हम बयानात देखते हैं तो सऊदी अरब का अभी तक एक स्पष्ट मानना है कि जब तक इजराइल फ़लस्तीन देश को मान्यता नहीं देता तब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी सऊदी अरब भी मान्यता देने के लिए तैयार है। बाइडन भी इसको कहता है, और कई बार इस तरह के जो बयानात हैं वो सऊदी अरब से भी जारी हो चुके हैं। जबकि इस वॉर से पहले तक की जो लड़ाई थी, या मैं ये कहूँ कि ट्रंप के कार्यकाल के पहले की जो लड़ाई, युद्ध होते आए थे जिसमें इजराइल को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया था, उसमें तब तक मुस्लिम जगत ये कहता भी आया था कि हमने किसी भी सूरत में इजराइल देश के तौर पर मान्यता नहीं देनी है। मगर द डील ऑफ सेंचुरी साइन की, मनामा डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, जिसमें मैं आगे उसको डिटेल में आपको मनामा डील क्या है, डील ऑफ सेंचुरी क्या है, वो ट्रंप शायद फिर जीत कर वापस आने वाले हैं। तो ये आगे होने क्या जा रहा है, इस पर हम अगले प्रोग्रामों में बात करेंगे। फिलहाल मुस्लिम जगत की ये बात आप समझ लें कि एक तरफ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुसलमान हैं वो ये मतलब दुखी हैं, पीड़ित हैं कि किसी तरह गाज़ा के मुसलमानों को बचाया जा सके, मगर इस युद्ध के दौरान बाइडन का ये दावा कि मुस्लिम जगत तो इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है, हमारे साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, ये सूरत हाल है। इसमें आप ईरान को अलग छोड़ सकते हैं, लेबनान और यमन को अलग छोड़ सकते हैं, मगर ये भी याद रखिएगा कि जॉर्डन के अंदर जिस तरह से रोज़ दिन ब दिन पब्लिक का जो जुनून है वो बढ़ता जा रहा है, जो अपने शाह के ख़िलाफ़ जो है, अपने सिस्टम के ख़िलाफ़, अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ वो रोज़ सड़कों पर निकल रहे हैं कि किसी भी तरीके से, ये पहली बात तो जो इजराइल की मान्यता है उसको ख़त्म की जाए, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक कनेक्शन को ख़त्म किया जाए। जॉर्डन भी तुर्की के बाद मेरे ख्याल से जॉर्डन ही एक ऐसा देश था जिसने बढ़ चढ़कर मदद की है इजराइल की, और आज इजराइल के जॉर्डन के अंदर पब्लिक का जुनून जो है वो उबाल पर है, और जब जनता का प्रेशर आता है तो फिर जनता का प्रेशर जो है बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है।
यही प्रेशर आने वाले कुछ दिनों में अरब जगत की जनता अरब जगत के खिलाफ भी कर सकती है, मगर चूंकि ये दुनिया बदल चुकी है। एक तरफ हम उस अरब दुनिया का जिक्र करते हैं बार बार जिसमें जो है कट्टरवाद था, जिसमें मतलब महिलाओं की आज़ादी की हम बात करते थे, मगर अब हम जो है फैशन शो, डांस, ये सारी चीज़ें भी अरब जगत में ही देख रहे हैं। तो पूरा नज़रिया बदल चुका है। यहाँ इजराइल से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो या इजराइल के जो धार्मिक एंगल को लेकर दुनिया में प्रचारित किया जाता है, ऐसा अब अरब जगत नहीं मानते हैं। ये बिडेन का भी दावा है और बयानात भी मिलते हैं, और बल्कि ये भी देख सकते हैं कि जब हौतीज़ लाल सागर में गाजा का साथ दे रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में बहरीन जो है ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर हौतियों पर हमला करने में शामिल है। तो यानी अरब जगत के वो देश जो है वो खुद जो है मुस्लिम जगत या मुस्लिम विक्टिम कहे जाने वाले गाजा के लोगों के साथ नहीं खड़ा है। ये बात आप नोट कर लें। तफसीली आगे मैं इस प्रोग्राम की आज आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ, मगर तफसीली डिटेल वाइज एक एक चीज़ बताने की आपको आइंदा कोशिश करूँगा कि युद्ध कब होगा, कब ख़त्म होगा, कैसे नेशन बनेगा, डील ऑफ सेंचुरी क्या है, इन सब पर बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं वापस लौट कर रजब तैयब अर्दोगान और मोदी जी। देखिए दोस्तों, मुख्तसर सी बातों में मैं आपको ये समझा दूं कि रजब तैयब अर्दोगान ने अपने वोटर्स को उभारने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए भरपूर कोशिश की थी कि मैं एक इस्लामिस्ट हूँ, मैं एक इस्लामिक लीडर हूँ और हम मज़हब को प्रायोरिटी पर रखते हैं। और दुनिया में ऑटोमन एम्पायर विज़न 2023 यानी 2023 में जब लॉज़ान ट्रीटी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तय की गई थी, जिसकी वजह से ऑटोमन यानी खिलाफत उस्मानिया टूट गया था, उसके बाद फिर वो उसका वक्त ख़त्म हो चुका है 2023 में, 2024 चल रहा है। रजब तैयब अर्दोगान ने अपने पिछले इलेक्शन को जीतने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया, धार्मिक कार्ड खेला और अब तुर्की के लोगों को इस्लामिक लीडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया। पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में वो लीड करेंगे और फिर से खिलाफत बनाएंगे। मगर लोगों के सामने जो सच्चाई आई है वो ये है कि 8 मिलियन से ज़्यादा डॉलर का हथियार जो है इस दौरान जनवरी से लेके अब तक दे चुका है तुर्की इजराइल को। ऐसा कई आउटलेट दावा कर रहे हैं, कई अखबार दावा कर रहे हैं, कई लीकेज आ रही है। एक तरफ रजब तैयब अर्दोगान अपने आप को मुस्लिम लीडर और खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की को मतलब विश्व गुरु बनाने के लिए जिस तरह की उसने दावे किए थे, उसका उल्टी कार्यशैली जो है वो ज़मीन पर नज़र आई है और उसके नतीजे चुनाव में नज़र आए हैं। जो अभी बल्दियाती चुनाव यानी कि जो तुर्की के अंदर नगर निकाय चुनाव हुए हैं, यहाँ यानी एक आश्वासन किया अलग तरह का धार्मिक उन्माद का, धार्मिक विजय का, धार्मिक सत्ता का, वर्ल्ड वाइड विश्व गुरु कह सकते हैं, उसके बरक्स जो है उल्टा काम किया रजब तैयब अर्दोगान ने, जिसके नतीजे जो हैं वो नगर निकाय चुनाव में दिखाई दिए हैं। बुरी तरह रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी हारी है और ये मत भूलिएगा कि नगर निकाय वहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, फाइनेंशियल रोजगार पैदा करना, और यहीं से मतलब एक किसी भी पार्टी की रेपुटेशन बनती या बिगड़ती है। तो अगर जीतने वाली पार्टियाँ कुछ अच्छा निज़ाम चलाने की कोशिश करती हैं अब बल्दियाती, तो फिर अब मान लीजिएगा कि रजब तैयब अर्दोगान का किस्सा क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए, और शायद बहुत बुरी तरह हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तरफ वो रजब तैयब अर्दोगान ने अपने आप को नाटो का मेंबर बना रखा था, यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए अर्द तो है मगर पूरी के लिए वो हमेशा जो है स्ट्रगल करता रहा है। वहाँ की जो आवाम थी जो वेस्टर्न जगत की तरफ मूव करती थी, उनसे प्रेम करती, बीमार पश्चिम उनको कहा जाता था, उनको धीरे धीरे रजब तैयब अर्दोगान ने एक धार्मिक उन्माद में कन्वर्ट किया और उनको जो है धार्मिक लेयर बनाकर जो है अपनी विजय प्राप्त की, सपने दिखाए। और जब गद्दी पर आकर उसने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी मजबूरियां होती हैं कि आप ज़बान से जो चाहे करें, मगर जो आपने ट्रीटियां की हैं, संधियां की हैं, नाटो के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपने इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी, जो आपके संधियां हैं उसके तहत आपको हथियार उस देश को देने पड़े जिस देश के चेहरे को दिखाकर इस्लामिस्टों को आपने इकट्ठा करने का दावा किया था। अब
मैं वापस इसलिए आ रहा हूं कि भारत में भी चुनाव है और भारत के चुनाव में भी कुछ उसी तरह का माहौल क्रिएट किया गया है पिछले 10 सालों के अंदर, और उस माहौल में हम जो है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु को भी हम धार्मिक तौर पर ही बनाने की बात कर रहे हैं, हम धार्मिक सत्ता की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को धार्मिक सत्ता से विजय करने की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी ये है कि आप अखबारों में, आउटलेट में अक्सर आप पढ़ रहे होंगे कि इस वक्त हमारा जो फॉरेन करेंसी का भंडार है वो बढ़ गया है और हमारा जो है रिजर्व बैंक ने ये डिक्लेयर किया, वो डिक्लेयर किया, मगर इसके पीछे का सच आपको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये पैसा आप कर्ज में लेके आए हैं या फिर आपने जो है किसी तरह का किस प्रॉपर्टी में इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लाकर जो है फॉरेन करेंसी को इकट्ठा किया है, या फिर आपके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इंडियन उद्योग या इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट या फिर आपका जो है कमोडिटी एक्सपोर्ट, या क्या चीज आपकी बड़ी है जिसके एवज में आपकी फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन जो करेंसी है उसको स्टोर किया गया है। तो आधा सच जनता से बोला जा रहा है। मैं इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में आपको बताने की आगे कोशिश करूंगा सही आर्थिक निजाम और आर्थिक सच्चाइयां क्या होती है, उसको डिटेल वर्क आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे और आप हमें थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन देंगे तो यकीनी तौर पर बारीक लकीरें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर झूठ बोला जाता है। अब मैं सीधी बात यहाँ पर यह कहना चाहता था, जो तुर्की की बात थी, तो तुर्की के जो हथियार है वो पश्चिमी जगत से मिलकर भी बनाए जाते हैं, अपने भी बहुत हथियार बना रहा है। एक तरफ रूस के साथ अपनी जो है अच्छी दोस्ती बनाए हुए है और दूसरी तरफ पश्चिम की तमाम बातें मानने पर मजबूर है और अर्थव्यवस्था को इसलिए नहीं चला पाया क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड में चल रहा था और डबल स्टैंडर्ड में चलना उसकी मजबूरी थी। इस पर तफसीली बात करेंगे कि वो डबल जब कोई चलता है दो नावों में सवार होकर तो वो कहाँ कैसे उसका क्या अंजाम होता है, वो अभी आप रजब तैयब अर्दोगान का देख रहे हैं। तो भूल जाइए कि एक तरफ वो अपने आप को धर्म गुरु और विश्व गुरु और सब कुछ बनाना चाहता था, दूसरी तरफ पता चला कि वो तो जिन्हें तुर्की के लोगों को उसने दुश्मन बनाया उन्हीं के साथ में जो है बाकायदा जो उनको मदद करता हुआ नजर आया। ठीक उसी तरीके से जिस तरह भारत के अंदर हमारे मोदी जी लोगों को कहते हैं कि हम मतलब जो तासुर दिया जाता है भारतीय, चलो मोदी जी नहीं कहते, वो इशारा करते हैं खाली, गुजरात मॉडल कह के, फला मॉडल कह के, टीका मॉडल, मेरी गारंटी कह के, वो सब इशारे लोग समझते हैं क्योंकि संगठनों द्वारा कान में लोगों के बता दिया जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद उसकी गारंटी, वो सिर्फ गारंटी शब्द को आधा सच बोल के दे देते हैं। मगर वो लोग भी शायद वो सच्चाई समझना नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां क्या होती है कि एक तरफ अंदर ये बोला जाता है कि मुसलमान जो है वो समंदर पार चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इनकी सब चीजें, दूसरी तरफ मोदी जी जाते हैं यूएई या हबीबी कह के गले मिल लेते हैं, सऊदी अरब जाते हैं तो मस्जिद जो है वो गिफ्ट करने के लिए जाते हैं। ये सारी चीजें देखनी होगी कि फॉरेन रेमिटेंस की हमारी मजबूरियां क्या हैं, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम पूरी दुनिया को अगर कल से देना बंद कर देंगे तो लोग मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह अरब जगत और रूस ने तेल देना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया टप हो जाएगी। भारत भी कहां से तेल लेके आएगा अगर दोनों जगह से बंद हो गया। तो कुल मिला के सिर्फ तेल ही की बात नहीं है, हम दुनिया फर्टिलाइजर भी दुनिया पर निर्भर करते हैं, हम बहुत सारी चीजें 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं अगर वही हमको नहीं मिलेंगे जो हम नहीं बनाते हैं तो हम चिप बनाने का सपना भूल जाएंगे, हम जो है सेमीकंडक्टर बनाने के ख्वाब दिखाने के, आधा सच बोलने की बातें भूल जाएंगे। ये आधे सच जो जानते हैं आप बने रहिए, मैं पूरे सच आपको बताऊंगा डिटेल में। आज प्रोग्राम की शुरुआत है तो आज हम इतना ही करते हैं कि बेसिकली जो आप समझ रहे हैं मुस्लिम जगत को जो आपको मीडिया बताता है उसकी सच्चाई क्या है मैंने थोड़ी सी आपको बताई। अर्दोगान विश्व गुरु और मुस्लिम वर्ल्ड लीडरशिप की बारी वो आपको बता दी और मोदी जी की तरफ इशारा किया है कि सब कुछ ऐसा ही है कि पर्दे के पीछे और मजबूरियों के तहत कुछ और चलता है और जनता से वोट लेने के लिए कुछ और बोला जाता है। आप बने रहिए न्यूज़ लॉन्चर के साथ, मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए, सहयोग करिए। मैं आगे बहुत कुछ खुलकर आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में करता हूं कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर।